वेलकम बैक टू तेरी मेरी कहानी। लक्ष्मी जी और प्यारे जी के शानदार किस्से हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अमर हल्दीपुर जी। और पिछले एपिसोड में इन्होंने हमारे साथ शेयर किया था कि फिल्म इंडस्ट्री में जो पैशनेट फिल्म मेकर्स थे उस दौर के, जिन्होंने इतिहास रच दिया अपनी फिल्मों से, वो कैसे काम करते थे। और अभी और ये किस्से ऐसे बताने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे इंडियन सिनेमा की नींव जिन लोगों ने रखी है वो किस तरीके से अपने काम को लेकर फोकस्ड और डिसिप्लिन थे। आपने ओपी नैयर जी का किस्सा बताया कि वो कितने डिसिप्लिन थे, कितने पैशनेट थे अपनी फिल्म मेकिंग को लेकर। क्या ऐसे ही कोई और फिल्म मेकर थे उस दौर के जो अपने काम के लिए इसी तरह से जीते थे? अगर सच्ची दिल से अगर बात बताऊं तो आज भी हमको डर लगता है। एक इज्जत थी सबकी, अलग इज्जत थी। अभी तो क्या है, वो अभी आता है हाय ड्यूड, हाय ब्रो, व्हाट्स हैपनिंग यार, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते साहब। वो हमसे बड़े हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हमको बनाया उन लोगों ने, उनके बदौलत हम इतने पैसा कमा चुके, इतना बड़ा नाम कर चुके। लक्ष्मी जी प्यारे जी हैं, हाँ जी, हम उनके वजह से हैं। क्योंकि डिसिप्लिन की जब बात आती, मैं आपसे एक बात कहूँगा, मुझे अभी याद आ रहा है, लक्ष्मीकांत पैरेल जाके सत्यम शिवम सिंधुरम का बैकग्राउंड चल रहा था। उस टाइम राज साहब का जो छोटा बेटा है, चिंटू से जी छोटा है, राजीव कपूर जी, चिंपू जी। तो बैकग्राउंड खत्म हो गया, तो हम अपना पेमेंट लेके मैं आ रहा था, इतने में देखा तो चिंपू जाके गाड़ी, राज साहब के पास एम्बेसडर गाड़ी थी, उनका ड्राइवर था जॉन, ये भी याद है हमको। वो चिंपू जाके बैठ गया, इतने में राज साहब शायद अंदर से कुछ डिस्कस कल का काम का डिस्कस करके ऐसे आए, और मैं इस तरफ टैक्सी के लिए खड़ा था, देखा तो राज साहब आया, गाड़ी खोल रहे, उन्होंने देखा उनका बेटा अंदर छोटा वाला बैठा। आप इस गाड़ी में बैठ रहे हो, आप कैसे? आप घर ही जा रहे हैं ना हम लोग। बोले हाँ, ये गाड़ी राज कपूर की गाड़ी है, जिस दिन तुम राज कपूर बन जाओ उस दिन इस गाड़ी में बैठो। हाँ ना, आई टेल यू, उसको गाड़ी से उतारा है और बोला यहाँ पे एक 93 नंबर की बस जाती है चेंबूर, वो पकड़ना और घर आ जाना। एंड ही हैड टू गेट डाउन। वो उतरा है और बस स्टॉप पे जाके खड़ा। यही सेम चीज़ वो कल आज और कल फिल्म का म्यूज़िक चल रहा था शंकर जी किशन का। उस टाइम हजरत जी बैठे थे, शंकर जी बैठे थे, राज जी बैठे थे, दत्ताराम जी उनके असिस्टेंट जो रिदम देखते थे, सेबेस्टियन जी उनके अरेंजर, और मैं एक बाजू में बैठा था ऐसे। तो गाना चल ही रहा था, सब गा रहे थे और राज साहब ऐसे आँख बंद करके सुन रहे थे। उसके बीच में चिंटू कपूर जी, ऋषि जी, ऐसे दरवाजे में से ऐसा एंट्री किया और आके एकदम सामने वो गद्दे पे बैठ गए ऐसे गाना सुनने के लिए। और थोड़े टाइम में मैं देखता हूँ राज जी ऐसे आँख खोल के उसको देख रहे, मिस्टर चिंटू कपूर, ऋषि कपूर जी, ये है शंकर जी, ये है दत्ताराम, सेबेस्टियन, हजरत जी एंड राज कपूर। आप बहुत छोटे हो, आप औकात में आपकी यहाँ बैठ, आप जाइए वहाँ जाके बैठिए। उसको दरवाजे में बैठा दिया उधर। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आज चिंटू जी है नहीं, उनसे पूछ लीजिए आप। एंड येट टू गो एंड सिट डाउन देयर नियर द डोर, और काम चलते रहा। सर डिसिप्लिन एक अलग था जी। मुझे याद है राजकौल में शूटिंग चल रही थी, के आसिफ जी थे, वो दिलीप साहब कुछ ऐसे बोलने, ओ यूसुफ बैठ जा, बिलीव के आसिफ, बाप रे बाप, क्या बात है। क्या मैंने वो भी सुना था के आसिफ जी का, जब वो पिक्चर बन रही थी मुगल आजम, तो बीच में कुछ पैसे की वजह से रुक गई थी, तो जो सब सामान था, शैंडिलियर्स, ये झूमर, ये वो सब, बड़ा घर था उनका तारदेव में ऊपर बीच में, तो सब पड़ा हुआ था। एक आदमी आया बहुत 3 महीने के, साहब कंपनी का पगार भी नहीं हुआ है, सब कुछ पैसे मिलेंगे। कैसे जी ने क्या किया होगा आपको लगता है? बोलते उधर एक झूमर पड़ा हुआ है, वो ले जा, जहाँ बेच सकता बेच गया, और साहब तो कंटिन्यूटी का, अरे दूसरा बन जाएगा यार, तू जा ले जा। क्या लोग होंगे मेरे, नहीं समझ में आता है। अरे बाप रे बाप, जस्ट डिफिकल्ट टू बिलीव। सच कहूँगा कि इज्जत देना, इज्जत लेना, ओबीडियंस क्या होता है, काम से बड़ा कोई नहीं था इनके लिए। बाकी का अकड़ अपने घर पे रख दो, इधर काम करने आया, मुझे काम चाहिए। मुझे याद है वो द्वारका दिवेचा जी, वो पिक्चर शूटिंग चल रही थी, पिक्चर का नाम मुझे नहीं याद है, तो लाइटिंग कर रहे थे, इतने बोले
लंबो आ जाओ, अमित जी को लंबो बोल। हम लोग सिर्फ शूटिंग देखते खड़े राज देखते कपूर थे। जी। नहीं, ये अपने द्वारका दिवेजा कैमरामैन, अच्छा। आ जाओ भाई मुझे लाइटिंग करना है। बोले किस, नहीं नहीं नहीं, तेरे फेस की लाइटिंग करने, उसको कहाँ खड़ा करूँ मैं। खड़े रहे 2 मिनट, लाइटिंग हो रही सारी। आज की डेट में तो हिम्मत नहीं कर सकते हैं। हिम्मत क्या, सोच भी नहीं सकते। हाँ। बोलना तो बहुत दूर की बात है, हाँ। सोच भी नहीं सकते। आज के म्यूजिक में अगर मैं एक बात बताऊं, उस जमाने का जो म्यूजिक या उस जमाने का काम था, वो खुद की उपज थी, एक आमद थी। वो बैठते थे तो वो ईश्वर आता था उस वक्त, और वो बना के चले जाता था। आज एआई का जमाना है, टांगे किसकी है, हाथ किसका है, आंखें किसी की है, ये बच्चा किसका, बाप कितने हैं, कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कहा मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं लाखों रुपया बोली इधर से रख दूंगा, मैं 4 गाने लगाऊंगा पब्लिक को बोलने का, ये गाना किसका है बता भाई, कौन से पिक्चर का है, कौन गा रहा है और किसका गाना है। नहीं पहचान सकेंगे आप। करेक्ट। नहीं पहचान सके, मैं नहीं पहचान सकता। जो जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, गोल्डन एरा कहते हैं उसको, कहते ही इसलिए कि गाना किसने लिखा, किसने गाया, ये सारी चीजें तब के ऑडियंस याद रखती थी। लेकिन आज की डेट में जो गाने आ रहे हैं कोई याद ही नहीं रखता। मैं आपको अभी आपने जो बात की ना, इस बात पे मुझे और एक बात याद आई है। आपने कभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूजिक में एक चीज मार्क कर लीजिए आप, अगर मनोज कुमार की फिल्म है, वो म्यूजिक का कैरेक्टर अलग है। यस। जे ओम प्रकाश का म्यूजिक है वो अलग है, मनमोहन देसाई का गाना है वो अलग है, Yes. राज कोसला का गाना है वो अलग है। ये अलगपना कहां से लाते थे वो? फिल्म मेकर्स के हिसाब से अलगपना, एक्टर्स के हिसाब से अलगपना, और एरा के हिसाब से 60s का म्यूजिक, 70s का। एक्टर अपना जो डायरेक्टर बोलता हाँ। है, एक्टर ने चीज सोच के रखा है, तो उस बोलता है ना मेरा बच्चा मेरे शक्ल का होना चाहिए। हाँ। तो गाना मनोज जी की शक्ल का लग रहा है, राज कोसला है तो राज कोसला जी का ही गाना लग रहा है। उधर मनमोहन देसाई ने देखो, मनमोहन देसाई की फिल्म निकाल के देख लीजिए आप 1 सेकंड में बोल देंगे ये मनमोहन जी का गाना है। ये चीज वो कैसे करते थे, ये क्या तोड़ है, इस क्रिएटिविटी का क्या तोड़ है? ये उनको ही मालूम भैया, वो ईश्वर आता था, वो क्या होता था। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनको मालूम है यार कल मनोज जी की शूटिंग करनी यार, तो दिमाग में पकड़ा है कुछ ना कुछ चीज, यार मनोज जी को वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, और वो बैठते थे, फिर एक कैरेक्टर उसमें भूल जाते थे आप, है ना। और एक होता था कि गाना के लिखा है, उसके सामने बैठे हैं, वो चल रहा है। ये एक ही म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, आई डोंट से कि मैं सच हूँ, जहाँ पे मुझे डायरेक्टर दिखाई देता है उस फिल्म का। गाना सुन के आप बता सकते हैं कि किस डायरेक्टर के लिए बनाया है? हाँ। दूसरा है, यही चीज लता जी के गाने में दिखाई देगा। अच्छा। एक ही सिंगर ऐसी है, आप कोई भी गाना लता जी का लगा दो, मैं आपको 1 सेकंड में बता दूंगा, ये शंकर जी का बनाया हुआ है, ये जयकिशन जी का है, ये SD बर्मन है, ये RD बर्मन है, ये लक्ष्मीकांत जी है, ये प्यारे जी का गाना है। अप्रोच क्या होती थी उनकी, मतलब क्या सोच? लता जी जो आती थी ना, जब मैं इस पूरे दुनिया के जितने म्यूजिक फील्ड में हैं, जो इस आर्ट के फॉर्म में, इस आर्ट के काम में, उनको एक ही चीज समझाना चाहूंगा, आप अपने आप को भूल जाइए, आप किसके लिए काम कर रहे हैं। लता जी बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना, आत्मा समर्पण के साथ अपना स्लेट बिल्कुल क्लीन लेके आती थी, गेट के अंदर घुसी वो भूल जाती थी कि मैं लता मंगेशकर हूं, भूल जाती थी। वरना क्या है, आज गाता तो अपने स्टाइल से करके चले जाता है, वो गाना ही नहीं पता चलता किसका गा रहा है। आप समझे? करेक्ट। वो एक ही सिंगर है जिसने म्यूजिक डायरेक्टर की शक्ल दिखाई है। और ये भी चीज मुझे याद आ रही है, क्यों था ऐसे, क्योंकि पुराने जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे ना, अनिल विश्वास, खेमचंद प्रकाश, मुसललाल भगतराम जी, श्री रामचंद्र जी, इनका अपना तरीका था काम लेने का तरीका। एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, मुझे आज भी याद है, अचानक वो रिहर्सल बंद हो गया, श्री रामचंद्र जी बाहर आए, लता जी गा रही थी, बोला तो बाहर आ गई, वो क्या हुआ करके क्यों बाहर आ? बोले तू गा रही है, गाना मेरा नहीं लग रहा है, मेरा। बोले हाँ मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, ब्रेक करो भाई, जाओ एक आधा घंटा ब्रेक करो। फिर उनको रिहर्सल के लिए लेके बैठ गए। एक एक बोलते ना सांस लेने का तरीका, उस शब्द को कितना जोर लगा के वो गा रहे हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर कैसे गा रहा है, उसी चीज को लता जी रेप्लिका गाती थी। क्या बात है।
इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको, शंकर जी का बनाया हुआ गाना है कि जय किशन जी का है। हाँ आप तो शंकर जय किशन समझेंगे। हाँ। सब लोग दिखाई देता है हाँ। आपको कैरेक्टर। लक्ष्मी जी का कैरेक्टर अलग है, प्यारे जी का कैरेक्टर अलग है। कहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में या इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, वरना आप पुराने कहलाते हो। एलपी की अगर बात करें तो 60s में भी वो चले, 70s में भी चले और 80s में भी चले। उनका क्या पैटर्न था अपने म्यूजिक को अपग्रेड करने का, क्या तरीका था? अपग्रेड नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, आप अगर एक दाल बना रहे हैं, क्या उसके अंदर के मटन का मसाला डालेंगे? नहीं डालेंगे। पैकेज चेंज हो सकता है। वेफर वही जो हम 15 पैसे में थिएटर में खाते थे, इतना पैकेट आता था, वही 30 रुपए का, उसका पैकेज चेंज हो गया, बाकी कुछ नहीं। हाँ, आज के टाइम में एक चेंज वो जरूर आया है कि आपके पास ऑर्केस्ट्रा का कैरेक्टर चेंज हो गया है, बिकॉज की डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, वो किक आ गया है, वो बेस आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, फिर आज आप वॉइस को करेक्ट कर सकते हैं। आज तो आप भी सिंगर बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑटो ट्यून और उसके बाप अभी आया, एआई आया है। किशोर दा की आवाज में सैयारा बना दिया है। बता दीजिए, अभी आपको क्या बोलूं। मगर आखिर में ना फोटो होता है जी। जान दिखनी चाहिए, लाइफ दिखना चाहिए, आपके काम में लाइफ दिखना चाहिए कि जिंदा है यार, अभी नहीं, सोललेस। आज के म्यूजिक राइटर्स, आज के राइटर्स लोग करोड़ों लाखों रुपया कमा रहे भैया, मगर मुझे नहीं मालूम पड़ता ये आपका गाना है या किसका गाना है जी। इस बच्चे का बाप कौन है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आप करोड़पति है, होगा भाई, उससे क्या होने वाला है? उससे क्या होने वाला है? रफ़ी साहब को, किशोर दा को, आशा जी को, लता जी को, मुकेश जी को, मन्ना दा को आप कहां से भूल सकते हैं? दिलीप साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी लता जी के बारे में। हम लोग लंदन में थे लता जी की शो में, बोले ये मेरी बहन है, ये मेरी बहना जो है, ये उस वक्त भी सच थी, आज भी सच लग रही है और एक कल भी सच लगेगी, और वो काम ईश्वर का होता है। कितनी बड़ी बात करके गए। उसके बाद के मैं आज के पीरियड की निंदा नहीं करता हूं, इनमें शर्म नहीं है, बेशर्मी एक हद पे चल रही है। उनको चाहिए हो गया ना, हिट हो गया। अभी हिट हो गया तो क्या यार, हिट हो गया तो मतलब क्या, गाना हिट हो गया। रात को सोता है तब सोचना क्या करके, अच्छा दुख की बात है वो भी नहीं उसके समझ में आता होगा कि मैंने क्या गलत किया है। हाँ, सच सही क्या है वही नहीं पता तो गलती भी नहीं पकड़ में आई। वो कहते थे ना, मैं भगवान, मैं खुद भगवान से पहले भाई का भी वही है, भगवान से इतना ही मांगते, हे ईश्वर हमको इतना सा दे, वो समझ दे कि मैं समझ जाऊं कि मैंने इसे दुख दिया है या मैंने क्या किया है या उसने क्या काम किया है, वो काम मेरे समझ में आ जाए, अच्छा सबको लगेगा। एक दाल बना है, आप बोलो हाँ क्या, मैं पूछूंगा क्या अच्छा लगा तेरे को, तो आपको बोलने आना चाहिए। उसमें जो धनिया का मात्रा जरा ज़्यादा है वो अलग फ्लेवर दे रहा है यार, और वो समझ भगवान से मांग लीजिए। ये उसके लिए है जिसे शर्म है ना। बाकी बेशर्मी की तो कोई हद ही नहीं है। मैं इनको निंदा नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि हर आदमी बड़ा बने। अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन क्या करते थे, लोग ड्रामा में काम करते थे। जयकिशन जी बॉबिन कंपनी में काम करते थे माटुंगा में। कल्याण जी भाई का बनिया का दुकान था, कल्याण जी भाई का। अच्छा। हाँ, गिरगांव में है, अभी भी होगा। ओह हाँ, खिमजी था, कल्याण जी खिमजी वैसा कुछ है उनका नाम था। हाँ, दुकान अभी भी होगा गिरगांव में। अच्छा। हाँ, हर आदमी ने अपनी जिंदगी देखी है, सब स्ट्रगल करके और फिर बने बने। कोई सीधा नहीं आया है। yes. कोई सीधा नहीं आया। वाकई में जो मैंने अभी ऑडियंस से एपिसोड को शुरू करते वक्त वादा किया था कि यकीन मानिए अब बहुत कुछ वैल्यूएबल इस एपिसोड से लेकर जाएंगे। अभी जो आखिर में आपने 1 मिनट में भी जो बातें बोली है ना, बहुत ही वैल्यूएबल है, और फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा लोगों को दिखा दिया है आपने इस किस्से से। शर्म तो होनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। Thank you, sir. और अभी हम आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, अभी और भी बातें बाकी है। अच्छा। ये एपिसोड खत्म हो रहा है, जान लेके रहोगे जी क्या? अमर हल्दीपुर जी हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे, इनसे और बातें बाकी है, इसीलिए आप भी फिर से लौटिए हमारे अगले एपिसोड में।